Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on geotechnology. This is unit number 1, stability of slopes. This is my lecture number 13. So in my previous lecture, I covered the theoretical portion. In this lecture, I covered both uh, a numerical and theory, both. Numerical based on the previous theory. Okay, and so I will take a very important numerical first. Generally comes in the exams. So as we discussed about stability of slopes in our previous lecture, हमने अभी तक पढ़ा है कि स्लोप जो होती है वो इनफाइनाइट और फाइनाइट, मतलब नेचुरल और मैनमेड दो होती है. ठीक है, इसमें हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट दो एक्सटेंट की स्लोप को स्टडी किया था. ठीक है, इसके बाद हमने इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पढ़ा कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड वी हैव टू टेक 4 types of factor of safety in reference, like factor of safety with respect to shear strength, factor of safety with respect to cohesion, factor of safety with respect to height, factor of safety with respect to friction. और इनके सारे अलग अलग फॉर्मूले जो मैंने आपको बोला था कि आप इसको नोट कर लीजिए. नाउ वी विल डू वन न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10 मार्क्स का आता है. ठीक है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. What will be the factors of safety with respect to average shearing, ये shearing लिखा है, cohesion and internal friction of soil, for which the shear strength parameter obtained laboratory test C dash is equals to 32, phi dash is equals to 18. ये जो ऊपर लिखा है आप इस पर ध्यान रख दीजिए, ये तो मैंने कुछ और लिख दिया था न्यूमेरिकल में. ये आपका C dash 32 है और phi dash 18 है. The expected parameters of mobilized resistance are C dash. इसको आप C dash M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. C dash मोबिलाइज्ड के लिए जो एवरेज स्ट्रेंथ है उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं 21 और 5M 13, यहाँ पे आप C dash M भी कर सकते हैं. एंड द एवरेज इफेक्टिव प्रेशर ऑन द प्लेन इज जो इफेक्टिव प्रेशर है वो कितना है 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Also for the same value of mobilized shearing resistance, determine the factor of safety with respect to height, factor of safety with respect to friction, factor of safety with respect to cohesion, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू shear. मतलब आपको चारों जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आपको निकालने हैं. ठीक है, तो इसमें जो जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो आप लिखिए कि देखिए एवरेज shearing स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का जो फॉर्मूला होता है, अवेलेबल shear स्ट्रेंथ मतलब जो मैक्सिमम है एस सी प्लस सिग्मा 10 फाई होता है. आप यहाँ वैल्यूज रख दीजिए एस निकालने के लिए. तो एस के लिए जो वैल्यूज है वो क्या है 32. ओके, एंड फाई आपका कितना था 18. और सिग्मा डैश क्या है, आपका जो प्रेशर है वो क्या है 110. तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 67.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेंथ है ना, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब इफेक्ट जो शियर स्ट्रेस होता है उसकी यूनिट होती है. ठीक है, इसके बाद आप मोबिलाइज शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल निकालेंगे जिसके लिए एम वाली वैल्यूज हम रेफर करते हैं. सी डैश एम और फाई डैश एम, इन दोनों का हम यहाँ यूज करेंगे इसमें टाउ निकालने के लिए. सेम फॉर्मूला है सी डैश एम प्लस सिग्मा, दोनों के लिए सेम है सिग्मा डैश 10 फाई डैश एम. तो 21 और 13 दिया था, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आ गई 46.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आपने लिख लिया, फॉर्मूला भेज दिए हैं ये सारे. इसके बाद एस मतलब अवेलेबल शेयर स्ट्रेंथ और मोबिलाइज शेयर स्ट्रेंथ. ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी एस वाई टाउ. ठीक है, एस वाई टाउ. तो ये क्या आ गया 1.465. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन 1. अब आप निकालेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन. इसका फॉर्मूला मैंने आपको नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में बताया था. इसका फॉर्मूला होता है एफसी का
सी डैश अपॉन सी डैश एम, यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, सी डैश अपॉन सी डैश एम। तो सी डैश कितना था 32 और सी डैश एम क्या 21, तो ये भी आपका कितना आ गया 1.525। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन, एफ पाई से जिसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका, ये वाला पोर्शन आप ले लीजिए, 10 फाइव डैश अपॉन 10 फाइव डैश एम, ये वाली वैल्यू। तो आप देख रहे हैं 35.8 और 25.4, ये फॉर्मूला होता है। ये भी मैंने आपको लास्ट में बताया था, आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ये 110 से 110 तो कट गया, फॉर्मूला होता है 10 फाइव डैश अपॉन 10 फाइव डैश एम। तो एफ फाइव की वैल्यू क्या आ गई 1.41। तो 1.41, इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन क्या आ गई है 1 आ गई है। इसके बाद आप निकालेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइट को हम एफ एच से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू एफ आई के बराबर होती है, सॉरी, एफ एच की वैल्यू एफ सी के बराबर होती है इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड। व्हाट कंडीशन? एफ आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखेंगे कि एफ आई आपका 1.4 आ रहा है, तो एफ एच एफ सी के बराबर हो जाएगा। जो आपका एफ सी है, तो इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्टली एफ एच की 1.525 ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे, ये तो नीचे चेक किया है वो रहने दीजिए, सारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पे कंडीशन आप याद रखेंगे, एफ एच इज इक्वल टू एफ सी इफ एफ आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा एक न्यूमेरिकल था जिसे हमने किया, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सारे फॉर्मूले यूज किए थे, ये आप लिख लीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एस वाई टाउ। ठीक है, एफ सी का फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन सी डैश। ठीक है, एफ फाइव का फॉर्मूला क्या था 10 फाइव अपॉन 10 फाइव डैश एम। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले हम यूज करेंगे। So guys, one type of numerical we did for the calculation of factor of safety. Now we come on the next PDF. If you have comfortable on this till now, then we will do further. So एक मुझे आपको चीज बतानी थी कि हम यहाँ पे जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं, तो उससे हम सॉइल की स्टेबिलिटी को कैसे एनालाइज करते हैं। देखिए, ये हर एक जो लेक्चर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। अगर मैंने एक लेक्चर, आपने सीक्वेंस में आप चलिए, अगर आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया तो आपको दूसरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं फर्स्ट में बता चुकी हूँ, तो सेकंड में उसके आगे बताऊंगी। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से स्टेबिलिटी कैसे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ही होता है। स्टेबिलिटी के लिए 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि एफ एस की वैल्यू जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, अगर लेस देन 1 आ रहा है तो अनस्टेबल स्लोप होता है, ग्रेटर देन 1 है तो स्टेबल कंडीशन होती है, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1 पे एंड एफ इज इक्वल टू 1 जस्ट स्टेबल स्लोप। ठीक है, तो लेस देन 1 अनस्टेबल, ग्रेटर देन 1 स्टेबल एंड इक्वल टू 1 जस्ट स्टेबल। तो ये 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इस तरीके से आप इसकी स्टेबिलिटी को एनालाइज करेंगे। ये कोई एम्बैकमेंट है और इसकी जो स्लोप है वो क्या है, बीटा है। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी स्टेबिलिटी वाले जो डेरिवेशन है इनको बाद में लूंगी। अभी मैं जो एक टॉपिक आपको मुझे बताना था वो था टेलर स्टेबिलिटी नंबर। ये इससे जस्ट इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसी यूनिट का टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट करिए, व्हाट इज टेलर स्टेबिलिटी नंबर। ठीक है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है?
देखिए, इट इज वेल अंडरस्टूड दैट gravity forces are cause of instability while the cohesive forces contribute stability in the soil mass. ये तो हमें पता है कि जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, फेलियर जो होता है वो उन्हीं की वजह से होता है, और जो रेजिस्टिव होता है, जो सॉइल में मोबिलाइज्ड कोहेजन है, रेजिस्टेंस है, वो उसके लिए उसको फेलियर से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, these two are the body force distributed throughout the soil mass. ठीक है, maximum height hc of slope that can be built within the failure is then directly proportional to the cohesion and inversely proportional to the gamma hc. Then देखिए, जो यहाँ पे मैंने hc का फॉर्मूला लिखा है, hc क्या होता है? क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप। मतलब स्लोप को हम क्रिटिकल हाइट का मतलब है कि स्लोप की मैक्सिमम कितनी हाइट जिसमें वो स्टेबल रहे। तो hc जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cu के, और cu और फंक्शन ऑफ फाइव एंड बीटा स्लोप अपॉन गामा, ये गामा इज द यूनिट वेट। ठीक है, तो यहां से हम hc निकालते हैं। तो आप यहां से अगर hc का फॉर्मूला लिखेंगे, ये मैंने फंक्शन ऑफ फाइव और बीटा को Sn लिख दिया है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेलर स्टेबिलिटी नंबर का Cu अपॉन गामा Sc। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज करना है। Sn इज इक्वल टू Cu अपॉन गामा Hc। टेलर स्टेबिलिटी नंबर, Cu क्या है? शेयरिंग स्ट्रेंथ या कोहेजन, गामा क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल, Sc क्या है? क्रिटिकल हाइट। तो आप टेलर स्टेबिलिटी नंबर का यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये मैं स्लाइड वाले मेथड्स पे बाद में आऊंगी, अभी मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। थोड़ा फेड फोटो आया है इसका। ठीक है, अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि स्लोप की स्टेबिलिटी हमें कैसे पढ़नी है, कैसे एनालाइज करना है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हेल्प से। ठीक है, उसी पर्टिकुलर एम्बैकमेंट में कुछ टेंशन क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और इस पे भी आप शॉर्ट नोट स्टडी करेंगे कि मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसके नोट्स बनाए हुए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंशन क्रैक्स डेवलप्ड इन द स्लोप? ठीक है, टेंशन क्रैक्स क्या होते हैं? देखिए, सॉइल हमें पता है कोहेसिव और नॉन कोहेसिव दो टाइप की होती है। तो अगर हम कोहेसिव सॉइल की बात कर रहे हैं, कोहेसिव सॉइल टेंशन क्रैक्स टेंड टू एंड ओपन अप नियर द टॉप ऑफ द स्लिप सर्किल। अगर कोई फाइनाइट स्लोप है, देखिए स्लिप सर्किल कहाँ फॉर्म होता है? जहां फाइनाइट स्लोप है, जिसमें रोटेशनल फेलियर हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एम्बैकमेंट है, ए बी इसका क्या है? स्लिप सर्किल है। ठीक है, सर्किल का मतलब है ये एक पर्टिकुलर, ये एक सर्किल फॉर्म कर रहा है पर्टिकुलर रेडियस से। तो इसका सॉइल मास क्या है? डब्ल्यू। ये क्या है? थीटा। और सी यू क्या है? ये कोहेजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मुझे याद ये रखनी है कि जो फेलियर होगा इस एम्बैकमेंट में, अगर कोई क्रैक हो रहा है, या ये जो फेलियर आप रोटेशनल फेलियर इसमें देख रहे हैं, ये सेल्फ वेट की वजह से है। और इस फेलियर को प्रिवेंट क्या कर रहा है? ये जो सॉइल की स्ट्रेंथ Cu, जो उसका रेजिस्टेंस है, कोहेजन है या शेयरिंग स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आपको ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेंशन क्रैक, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेंशन क्रैक स्लिप सर्किल टू बी टेकन इन द कंप्यूटेशन ऑफ रेसिस्टिंग फोर्स। आप समझ रहे हैं? रेसिस्टिंग फोर्स का मतलब जो कोहेजन की वजह से है, इज ओनली एडी सिंस टेंशन क्रैक ब्रेक कंटिन्यूटी एट डी। देखिए, इसमें क्या है, हमने ये देखा है कि एक स्लिप सर्किल फॉर्म हो गया, और एम्बैकमेंट के टॉप से डी पॉइंट तक एक टेंशन क्रैक भी डेवलप्ड है। मतलब आप अगर देखते हैं तो यहां तक आपको टेंशन क्रैक्स दिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद पूरा फेलियर नीचे स्लिप सर्किल फॉर्म होता हुआ दिखता है। इन क्रैक्स में क्या हो जाता है? पानी फिल हो जाता है। पानी फिल हो जाता है तो वो पूरा नीचे बेस तक के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो हम इन टेंशन क्रैक की जो डेप्थ है उसका तो आप सीधे फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वो होता है Z0 इज इक्वल टू 2cu गामा। ये तो आप लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक पूछ ली जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 2cu अपॉन गामा। ठीक है, यहाँ पे Z0 क्या है? Z0 इज द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। इन क्रैक्स में पानी फिल हो जाता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगने की वजह से वहां से वो क्या कहते हैं वो तो यहाँ पे सॉइल वीक हो जाती है, वो फेलियर होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम देखते हैं तो पीडब्ल्यू इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गामा डब्ल्यू Z0 स्क्वायर। गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आप ध्यान रखेंगे, F इज इक्वल टू CU R² थीटा अपॉन WX डैश प्लस PW इंटू L। इसके ये आप नोट कर लीजिए, ये कहाँ से आया, मैं इसकी डेरिवेशन पे भी जाऊंगी और इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन आपको करने हैं। अब आप इसे डायरेक्टली लिख लीजिए, CU R²। क्या है? जिस भी स्लिप सर्किल की बात हो रही है उसकी रेडियस। ठीक है, थीटा क्या है? ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये थीटा है। रेडियस तो ये हो जाएगी ना, जो स्लिप सर्किल जिस सेंटर से स्लिप सर्किल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, W सेल वेट ऑफ द सॉइल मास। एक्स डैश क्या होती है? एक्स डैश ये डिस्टेंस होती है इसके टो से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है। ठीक है, PW हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। PW हम कब लेते हैं? जबकि टेंशन क्रैक डेवलप होते हैं। L आपकी लेंथ ऑफ स्लिप सर्किल। तो ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली हमें याद रखना, CU R² थीटा अपॉन WX डैश PW इंटू L। ठीक है, यहां से ये फॉर्मूला फैक्टर ऑफ सेफ्टी का है। किस केस में? जब किसी फाइनाइट स्लोप के एम्बैंकमेंट में रोटेशनल फेलियर हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे भी ये 3 पॉइंट वैलिड होंगे कि हम F के वैल्यू को कैलकुलेट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इफ इट इज लेस देन 1 unstable slope, it is greater than 1 stable condition, and it is equals to 1 just stable। ठीक है, तो आप इसे पूरा नोट कर लीजिए। ये क्या था आपका? टेंशन क्रैक्स इन द कोहेसिव सॉइल। इसके अलावा ये थोड़ा फेड हुआ है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है व्हाट आर द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन या फिर स्लोप जिसकी हम बात कर रहे हैं। कॉज ऑफ फेलियर क्या होते थे आपके? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सीपेज, erosion of surface slopes due to flowing water, sudden lowering of water adjacent to the slope, force due to earthquake. So these points you can keep in your mind for before designing the embankment and stability analysis। ठीक है, इसके बाद बेसिस ऑफ एनालिसिस। क्या बेस है एनालिसिस का? द सॉइल मास मस्ट बी सेफ अगेंस्ट सॉइल फेलियर ऑन एनी conceivable surface across the slope, although the method using the theory of elasticity or plasticity are also being increasingly used। आप ये समझिए कि हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस में हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसकी इंजीनियरिंग इंडेक्स प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, साथ में हमें उसकी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को भी एनालाइज करना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सॉइल का टेस्ट करेंगे, वहां की सॉइल कैसी है, मतलब उसमें इलास्टिसिटी है या प्लास्टिक है, लिक्विड लिमिट कितनी है उसकी, या प्लास्टिक लिमिट कितनी है, श्रिंकेज लिमिट कितनी है। ये सारी स्टेजेस को आप देखेंगे। इसके बाद आप उसमें स्टेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसके एनालिसिस के दो फेज हो गए, एक तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना, दूसरा उसके सारे सॉइल पैरामीटर्स को भी निकालना है। ठीक है,
तो ये जो था ये मैंने आज इसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी लिया है और थोड़ा थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी लिया है। इसके अलावा आप टेलर स्टेबिलिटी नंबर तक मैं इसको अभी स्टॉप करती हूँ। आई विल टेक फ्रॉम टेलर स्टेबिलिटी नंबर अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। Guys, I am ready to take your problems. If you are facing any problem, then please let me know. Thank you.